नमस्कार, मैं सोनी सहानी। हम सबने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के विषय में। आज हम चर्चा करते हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं, उनके अनुपालन करने के पश्चात या उनके अंतर्गत ही शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को भी हम समाहित करते हैं, सम्मिलित करते हैं। यदि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सम्मिलित न किया जाए तो शिक्षण को प्रभावशाली बना पाना असंभव है, क्योंकि यदि हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं रखेंगे, उनको क्रियान्वित नहीं करेंगे, तो फिर अधिगम करवा पाना असंभव हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक छात्र छात्रा का मनोवैज्ञानिक स्तर, बुद्धि लब्धि एवं संवेगात्मक स्थिति भिन्न भिन्न होती है। एक स्थान पर एक तरह की परिस्थिति में बैठे हुए भी वह अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अलग अलग तरीके से अधिगम का स्तर रखते हैं। इसीलिए शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि शिक्षा छात्र केंद्रित होती है, बाल केंद्रित शिक्षा ही सर्वोत्तम मानी जाती है और बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय इसी साइकोलॉजी की ही देन है, मनोविज्ञान की ही देन है कि शिक्षा को छात्र केंद्रित माना गया है। अतः हमें छात्र छात्राओं की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, मानसिक स्तरों तथा उनकी आयु आदि के आधार पर शिक्षा प्रदान करना चाहिए। और वास्तव में शिक्षा वही है जो छात्र छात्राओं के उपयुक्त स्तरों के अनुसार निर्धारित की जाए, संचालित की जाए। बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने प्रभावशाली शिक्षण हेतु अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया है। जैसे अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, स्व अधिगम का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का सिद्धांत। यदि इन सिद्धांतों को हम अभ्यास में लाते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो हम बालकों को अभिप्रेरित कर पाते हैं, उनको तत्पर कर पाते हैं और उनके अंतःकरण में ज्ञान को अंतर्स्थापित कर पाते हैं, जिससे कि भविष्य उनका अति उज्जवल होता है और प्राप्त किए गए ज्ञान को वो अपने भावी जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में सबसे पहले स्थान पर हम रखते हैं अभिप्रेरणा एवं रुचि के सिद्धांत को। अभिप्रेरणा से तात्पर्य मोटिवेशन यानी कि खुद से सीखने के लिए तत्पर होने से है। वह जैविक भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। मतलब कि छात्र छात्राएं खुद से ही सीखने के लिए उत्सुक हों या फिर शिक्षक ऐसी कुछ विधियां अपनाएं या ऐसे प्रोग्राम्स करें जिनसे कि छात्रों के अंदर उत्सुकता जागृत हो कि वो जो हम सिखाना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक उनके सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसको सीखने के लिए वो उत्सुक हैं। अभिप्रेरणा जो है, रुचि शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचि पूर्वक कार्य करते हैं। फलस्वरूप अधिगम प्रक्रिया अधिक सजीव तथा प्रभावशाली हो पाती है। यदि हम बालकों के अंदर रुचि जागृत कर देते हैं और उनको अभिप्रेरित कर देते हैं, तो फिर वह किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए पहले से ही मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर तैयार रहते हैं कि आज हमें ये चीज़ सीखना है, उससे हम किसी कार्य को कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे या आगे जो और ज्ञान अर्जन करना है उसको हम कर पाएंगे। और स्वतः ही उनके अंदर रुचि जागृत हो जाती है, जिससे कि किसी भी क्रिया को, गतिविधि को वो खुशी खुशी करते हैं, सीखते हैं। और चूंकि जो शिक्षण प्रक्रिया है वह पूरी तरह सीखने पर ही केंद्रित होती है, सीखने एवं सिखाने पर ही केंद्रित होती है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक सिखाता है और छात्र छात्राएं सीखते हैं। छात्र छात्राओं के द्वारा शिक्षक भी सीखते हैं और वास्तव में शिक्षक वही होता है, गुरु वही होता है जो जीवन पर्यंत अधिगम करने के लिए प्रेरित रहता है, अधिगम करने के लिए प्रेरित करता भी है और स्वयं भी प्रेरित रहता है। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में दूसरे नंबर पर जिस सिद्धांत को हम रखते हैं वह है अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, अगर उसको प्रयोग में ना लाया जाए, उसका अभ्यास न किया जाए, तो फिर वह धीरे धीरे विस्मरण होता जाता है। इसीलिए प्राप्त किए गए ज्ञान का अभ्यास हमें करवाते रहना चाहिए। समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करवा के या विभिन्न तरीके के क्रियाकलाप बच्चों को सौंप कर, उनकी जिम्मेदारी देकर उनको पिछले क्लासेस के पिछले जो लर्निंग हुई है उसको भी रिमाइंड करवाते रहना चाहिए,
या हम जो टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको भी कनेक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि वो समझ पाएं कि जो पिछला ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसका अभ्यास में निरंतर करते रहना है। यदि पिछले ज्ञान को वो भूल जाएंगे तो फिर आगे ज्ञान अर्जन कर पाना कठिन होता है। जरा सोचिए, यदि बच्चे टेबल्स को न याद करके रखें, अल्फाबेट को न याद करके रखें, फिर आगे वो कैसे कोई किसी भी भाषा को सीख पाएंगे या कोई भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक उसी तरह विभिन्न तरह के पाठ भी होते हैं। अगर प्रत्येक कक्षा का या किसी खास कक्षा का क्रम से जो भी पाठ है निर्धारित किया गया, उसको हम स्मरण रखते हैं, उसको ठीक से सीखते हैं, उसके विभिन्न क्रियाओं को करते हैं, तो फिर आगे की चीजें हमें सरलता से समझ में आती रहती हैं। तीसरे नंबर पर आता है तत्परता का सिद्धांत। छात्रों को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें उनको तत्पर होना अति आवश्यक है, और इस तत्परता के लिए शिक्षक को भी भली भांति प्रयास करते रहना चाहिए। मान लीजिए छात्र छात्राएं कक्षा में यदि तत्पर नहीं हैं, वह थकान का अनुभव कर रहे हैं या फिर बोरियत महसूस कर रहे हैं या किसी और वजह से उनका ध्यान कहीं और चला गया है, तो एक शिक्षक का दायित्व है कि वह 2-4 मिनट के अंदर ही उनका ध्यान केंद्रित कर ले, और यदि वह थकान का अनुभव कर रहे हैं तो उस टॉपिक से जुड़ी हुई किसी रुचि मतलब इंटरेस्टिंग क्रियाकलाप को आयोजित करवा के, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड हो गया, भाषण प्रतियोगिता हो गया, या वाद विवाद करवा के भी हम उस टॉपिक को लर्न करवा सकते हैं, जिससे कि वह तत्पर भी हो जाएंगे सीखने के लिए और उनको बहुत अच्छा भी लगेगा। और तत्पर करने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लास का या छात्र छात्राओं का मानसिक स्तर क्या है, उसी के अनुसार उनको हम पुराने ज्ञान को रिमाइंड करवा के या उनसे कुछ प्रश्न पूछ के, जिसको कि हम पाठ प्रस्तावना कौशल का नाम देते हैं शिक्षण प्रक्रिया में, उसके माध्यम से हम उनको तत्पर कर सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में चौथे नंबर पर आता है परिवर्तन, विश्राम तथा मनोरंजन का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि जब हम थकान का अनुभव करते हैं या बोरियत होती है तो फिर अधिगम नहीं हो पाता, मतलब कि सीखना नहीं हो पाता है, और ऐसी स्थिति में शिक्षण कार्य जो है वह पिछड़ने लगता है। अतः शिक्षण में उद्दीपन, परिवर्तन, विषय वस्तु में बदलाव, शिक्षण विधियों में विभिन्नता का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार विश्राम तथा मनोरंजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि छात्रों के मस्तिष्क को विश्राम मिल सके और फिर वे अधिक ताजा होकर आगे के अधिगम के लिए तैयार हो सकें। इसका तात्पर्य यह है कि एक ही विधि से हम किसी भी विषय को, किसी भी प्रकरण को अगर सिखाते रहेंगे तो छात्रों के अंदर बोरियत होने लगती है या फिर उनकी रुचि जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। इसीलिए हमको अपनी शिक्षण विधियों को भी परिवर्तित करते रहना चाहिए। छात्र छात्राओं के मध्य एवं छात्र शिक्षक के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसको भी सक्रिय अवस्था में रखना चाहिए। हमें ये ध्यान देते रहना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि छात्र कक्षा में होते हुए भी उनका ध्यान कहीं और चला गया है। यदि ऐसा है तो हम बीच बीच में 2-4 मिनट के लिए उनके लिए मनोरंजन की भी व्यवस्था कर सकते हैं या फिर उनको विश्राम भी दे सकते हैं, जिससे कि उनका ध्यान जो है पुनः प्रकरण पर केंद्रित हो सके। 5वें नंबर पर हम देखते हैं प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। छात्रों को पुनर्बलन देकर शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्हें उनके व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति के विषय में सूचनाएं दी जानी चाहिए। छात्र ऐसी स्थिति में कार्य जल्दी समझते हैं और दूर आते हैं। उनमें शिक्षक अच्छी आदतों का विकास कर सकता है। इस प्रकार प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मैंने शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करते समय इस बात का जिक्र किया था कि शिक्षक के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है, उनका बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। शिक्षक के मुंह से निकला हुआ एक शाबाश या फिर कोई भी नकारात्मक पुनर्बलन उन पर विशेष प्रभाव डालता है और सीखने में इसका विशेष महत्व है। जब छात्र छात्राएं कोई विशिष्ट अनुक्रिया करते हैं, सकारात्मक उत्तर देते हैं, तब शिक्षकों का दायित्व है कि हम उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करें, उनको शाबाश, वेरी गुड इस तरह के शब्दों से उन्हें प्रोत्साहित करें। जैसे क्लैपिंग करवाना हो गया या अन्य तरह के कोई भी पुरस्कार जो उचित लगे वह उस समय प्रदान करके हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं सीखने के लिए। पुनर्बलन केवल सकारात्मक ही नहीं होता, नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर अधिगम नहीं हो पा रहा है या फिर वह
सही आंसर टू द पॉइंट नहीं दे पा रहा है, तो अभी हम उनको प्रेरित कर सकते हैं सही आंसर देने के लिए, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं कि अगले दिन या फिर थोड़ी देर बाद ही वह सही आंसर पुनः प्रदान करें, हमें दें, या फिर कक्षा के बाद अतिरिक्त थोड़ा सा समय देकर हम उनको अभ्यास करवा के भी उस चीज को फिर से सिखा सकते हैं। शिक्षण कार्य के सभी सिद्धांतों का प्रयोग करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, अधिगम करवाना। और इसमें ये जो फीडबैक और एनफोर्समेंट है ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाता है। छठे नंबर पर आता है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। शिक्षा प्राथमिक स्तर पर हम विशिष्ट तौर पर देखते हैं कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ज्ञानेंद्रियां जैसे कि हमारे आँख, नाक, कान, त्वचा या स्वाद प्राप्त करना, यह सब हम ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा में प्रदान करते हैं। लेकिन शिक्षा के हर स्तर पर, हर अवधि में हम ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण प्रदान करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में हम किस तरह इसको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। मान लीजिए हम कोई भी व्याख्यान दे रहे हैं, उस दौरान छात्र छात्राओं को यदि थकान का अनुभव हो रहा है, बोरियत महसूस हो रहा है, तो भी वह अपनी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कर सकें और वह सीखना जारी रख सकें। यदि उनके अंदर ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के तहत हम उनको नियंत्रित करना, मार्गांतरीकरण करना, यानी अपनी इच्छा के अनुसार दिशा परिवर्तन करना नहीं सिखा पाएंगे, तो फिर वह अधिगम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर या उच्च शिक्षा में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष जोर देते हैं, ताकि छात्र छात्राएं अपनी भावनाओं को, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को नियंत्रित करना या समयानुसार संपादित करना भी सीख सकें। इसके बाद हम देखते हैं स्व अधिगम का सिद्धांत। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के तहत हम देखते हैं कि जब तक छात्र के अंदर स्वयं सीखने की स्थिति नहीं होती है, जब वह स्वयं सीखना नहीं चाहता है, तो शिक्षक लाख प्रयास करने के बाद भी सफलतापूर्वक अधिगम नहीं करा सकता। यदि छात्र छात्राओं के अंदर सीखने की रुचि नहीं होती है, तो शिक्षक लाख प्रयास करे, लाख उनके अंदर रुचि उत्पन्न करे, तो उतना प्रभावशाली या जिसको हम 100% अधिगम कहते हैं, वह नहीं हो पाता। बच्चा कुछ हद तक ही सीखता है और थोड़ी देर बाद वो उसको भूल जाता है। इसीलिए हमें हर तरीके से प्रयास करना चाहिए कि बालक खुद से अधिगम करने के लिए यानी सीखने के लिए प्रेरित हो। इसके लिए हम उन्हें ये कह सकते हैं कि वह पहले से पाठ को पढ़कर आएं या किसी और से चर्चा करें, या कक्षा शुरू होने से पहले ही हम पिछली क्लासेस के कुछ प्रश्न उनसे पूछकर या किसी खास टॉपिक पर बहस करवाकर उनकी रुचि जागृत कर सकते हैं, ताकि वो आगे सीखना चाहें कि जीवन में उनका क्या महत्व है। अगर वो इस चीज को नहीं सीखेंगे तो वो किस तरह वो पिछड़ते जाएंगे। इसीलिए ये जो स्व अधिगम का सिद्धांत है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आगे आता है समूह गति शास्त्र का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप डायनामिक होता है, मतलब समूह का गति शास्त्र, इसको शिक्षक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी कक्षा विशेष में छात्र छात्राओं की सोच कैसी है, उनका अधिगम स्तर कैसा है, उनकी बुद्धि लब्धि कैसी है, वह सामाजिक बंधन के तौर पर किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो आपस में किस तरह की भावना रखते हैं, उनके अंदर सहयोग की भावना कितनी है, या आपस में किस तरह वह मिलजुल कर कार्य करते हैं, जिम्मेदारी को किस तरह से वो लेते हैं, इस बात को जानकर समझकर ही हम विधियों को निर्धारित करते हैं। मान लीजिए किसी कक्षा में छात्र छात्राएं आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, या उनके अंदर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने की, सहयोग देने की या साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो फिर वह किसी कार्य को संपादित करने पर विशेष ध्यान नहीं देते, उनको डिले करते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें 2-2 छात्रों का या 4-4 छात्रों का ग्रुप बनाकर एक डेट फिक्स करके उनसे काम करवाना चाहिए, ताकि वह बाध्य हो किसी काम को करने के लिए। क्योंकि अगर सहयोग की भावना उनके अंदर नहीं होगी, मिलजुल कर कार्य करने की भावना नहीं होगी, तो फिर उनके लिए सीखना या जीवन में आगे बढ़ पाना असंभव होगा। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहना है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज में ही अपनी उस शिक्षा का प्रयोग करना है। और मान लीजिए कक्षा का स्तर जो है बहुत ज्यादा चंचल है, या फिर उनकी बुद्धि लब्धि बहुत हाई है उस कक्षा का,
तो फिर हमको अपनी शिक्षण प्रक्रिया में विधियां जो हैं या शिक्षण सूत्र हैं या सिद्धांत हैं उसी हिसाब से निर्धारित करने पड़ेंगे, ताकि ये जो प्रतिभाशाली बालक हैं, सृजनात्मक बालक हैं, वह बोरियत ना फील करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और यदि हम उनको धीमे धीमे या बार बार रिपीट करके सिखाएंगे तो उनको लगेगा कि बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है, यह शिक्षा उनके लिए व्यर्थ है और फिर उनका ध्यान दूसरी दिशा में चला जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शिक्षक को समूह गति शास्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना इस ज्ञान के किसी कक्षा को नियंत्रित कर पाना, समझ पाना कठिन होता है। नेक्स्ट आता है स्व अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मकता का सिद्धांत। एक शिक्षक यदि छात्र छात्राओं को सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए मोटिवेट नहीं करता है, अवसर नहीं प्रदान करता है, तो फिर छात्र छात्राएं शिक्षक को तानाशाह प्रवृत्ति वाला समझते हैं, क्योंकि उनके विचारों को अगर नहीं सुना जाता है, नहीं समझा जाता है, बच्चे जो नए नए खोजें लेकर आते हैं, नए नए विचार लेके आते हैं, उनको सुनना एक शिक्षा का दायित्व है। और जरा सोचिए, अगर शिक्षक और माता पिता ही छात्र छात्राओं की बातों को नहीं सुनेंगे, उनके विचारों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? शिक्षक और माता पिता ही तो उनकी बातों को समझते हैं, सम्मान देते हैं, ताकि बच्चा जो है मोटिवेट होता है आगे कुछ नया करने के लिए, उसकी सृजनात्मक प्रवृत्ति तभी आगे बढ़ती है। हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, हो सकता है फ्यूचर में उन्हीं में से कोई कलाम बने, कोई देश का बहुत बड़ा नेता बने। हम क्या जान रहे हैं कि फ्यूचर में वो क्या बनने वाले हैं? इसीलिए हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जहां उनसे गलती हो रही है उसका मार्गदर्शन हमें प्रदान करना चाहिए। फिर है सहानुभूति तथा सहयोग का सिद्धांत। मैंने अभी अभी कहा कि किसी भी कक्षा में सहयोग एवं सहानुभूति का होना अति आवश्यक है, और यह सहयोग एवं सहानुभूति छात्र छात्राओं का आपस में होना तो अति आवश्यक है ही, बतौर शिक्षक हमारे अंदर भी छात्र छात्राओं के प्रति होना चाहिए, और वह एक विशेष स्थिति तक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा सहयोग की भावना रखें, बहुत ज्यादा सहानुभूति प्रदान करें और बच्चे जो है किसी भी क्रिया को संपादित करने में ढिलाई बरतें, समय से करे ही ना, और वो आश्रित हो जाएं कि हमारे शिक्षक जो हमें बताएंगे, हमारा सहयोग करेंगे, तभी हम इस काम को करेंगे। ये जो सहानुभूति और सहयोग है वह एक समय सीमा तक ही हमें उनको प्रदान करनी चाहिए। फिर है उद्दीपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस। एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों की अनुक्रियाओं के लिए समुचित उद्दीपनों की व्यवस्था करता है, जिससे छात्रों की रुचि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बनी रह सके। इसके लिए रायबर्न महोदय ने कहा है, द गाइडेंस ऑफ द टीचर इज मेनली ए मैटर ऑफ गिविंग द राइट काइंड ऑफ स्टिमुलस टू हेल्प टू लर्न द राइट थिंग्स इन द राइट वे। तात्पर्य यह है कि ये जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपन है, हम उसको प्रदान करके बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये स्टिमुलस जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके का हो सकता है, और जब बालक सीखता है और कोई अनुक्रिया करता है, तब हम जो भी उद्दीपन उन्हें प्रदान करते हैं उसके आधार पर वो प्रेरित होते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे अपना कदम उठाने के लिए। हमारे द्वारा प्रदान किया गया एक एक उद्दीपन उनके लिए विशेष प्रभाव रखता है और उसी के आधार पर वो किसी क्रिया को बार बार करने के लिए उत्साहित होते हैं। फिर है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। हमने शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में भी इस बात को देखा था कि एक अच्छा शिक्षक जो है वो छात्रों की कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उनकी कमजोरियों को पहचानना, फिर उसका उपचार करना एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और यह पहचान करने के लिए भी तमाम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिनका ज्ञान रखना अति आवश्यक है, जिनका प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। उसका प्रशिक्षण प्राप्त करके और उनका प्रयोग करके ही हम छात्र छात्राओं की कमजोरियों को, उनकी तकलीफों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और अभ्यास के माध्यम से या विभिन्न टेस्ट लेकर विभिन्न तरीके से उनको दूर करके हम उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। और उनको दूर करने के पश्चात हम देखते हैं कि वह भी शिक्षा की सामान्य धारा में, जीवन की सामान्य धारा में अपना योगदान दे पाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं वह शिक्षा में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं, और इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। यदि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रशिक्षण शिक्षण को न प्राप्त हो और उसका अभ्यास वह न कर सके, तो फिर
बहुत अच्छा ज्ञान होते हुए भी वह छात्रों के अंदर अधिगम करवा पाने में असफल होते हैं और छात्रों का सर्वांगीण विकास वह नहीं कर पाते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सूत्र। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।